हे हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। क्योंकि मैं ये वीडियो आफ्टरनून में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली आई विल से गुड आफ्टरनून। सो वेलकम टू IQ सिविल्स एकेडमी, अ ग्रेट कोच ट्रांसफॉर्म्स लाइफ। तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एंड द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉट स्पॉट वाला टॉपिक, बड़ा ही हॉट रहता है यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जाम के प्रिपरेशन में। एंड दिस टॉपिक बिलोंग्स टू एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। आपको इससे रिलेटेड रेगुलर न्यूज़ मिलती रहेगी। करंट अफेयर्स में ये हमेशा रहता है किसी ना किसी रीज़न से। तो आप सभी का वेलकम है एक हॉट टॉपिक पे, एक हॉट एकेडमी में, एक हॉट टीचर के साथ। IQ Civils IAS Academy. I'm Mr. Sachin Kadam, faculty at IQ Civils IAS Academy Guwahati. ये हमारा IQ Civils Academy के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। हमने प्री एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग प्रोग्राम रन किया है आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज में। देन कोचिंग प्रोग्राम हमने रन किया है वेलफेयर ऑफ टी एंड एक्स टी गार्डन ट्राइब्स एट आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। फिर हमने प्री एग्जामिनेशन कोचिंग प्रोग्राम रन किया है 50 मेरिटोरियस स्टूडेंट के लिए एट आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट AATI। ओके, तो हमने बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ आसाम के जो प्रोग्राम्स हैं ना उनमें कोचिंग दी है। और ये कोचिंग देने के लिए कौन था? ये है हमारे एस्टीम्ड फैकल्टीज मिस्टर आलोक कुमार, नितिन कुमार सर, सचिन कदम सर, हर्षित ओमर सर और हमारे डायरेक्टर अनुज सिंह सर। तो आप सभी का IQ सिविल्स IAS एकेडमी में तहे दिल से मैं वेलकम करता हूँ। आप अगर गूगल पे भी जाओगे तो गूगल रिव्यू में केवल एक ही एकेडमी है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की जिसे 4.9 का रेटिंग मिला हुआ है। तो आपको क्वालिटी को लेकर कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। सबसे बढ़िया अगर आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में या गुवाहाटी में UPSC, APSC, APPSC, MPSC इन सब एग्जाम के लिए अगर कोचिंग लेनी है तो IQ सिविल से बढ़िया एकेडमी है नहीं। दैट्स माई वर्ड, राइट इट डाउन। तो ये हमारा इलाइट पैनल ऑफ फैकल्टीज है फ्रॉम दिल्ली। सुनील झा सर है, सचिन कदम सर है, अनुज सिंह सर है, आलोक कुमार, योगेश शर्मा, रिजवान आलम सर है, विक्रम सिंह सर है, नितिन कुमार एंड मेनी मोर। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आप अनुज सिंह सर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे, या विशाल शर्मा हमारे एडमिशन्स मैनेजर है उनसे कांटेक्ट कर सकते हो, या अनुराधा साइकिया हमारी एडमिशन मैनेजर है उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और हम 25 जुलाई और 10 अगस्त से गुवाहाटी में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बैचेस लॉन्च कर रहे हैं। सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग एडमिशन फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, डू विजिट IQ सिविल्स IAS एकेडमी, क्रिश्चियन बस्ती, गुवाहाटी। तो चलिए आज के टॉपिक पे हम बात करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही बढ़िया टॉपिक है, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब देखो बच्चों, जब भी हम सराउंडिंग में घूमते हैं एंड इफ पर्टिकुलरली यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यू आर ऑलरेडी लिविंग इन अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आपको रेगुलरली अलग अलग इंसेक्ट दिखेंगे, अलग अलग प्लांट्स दिखेंगे, अलग अलग एनिमल्स दिखेंगे। हमें रोज इनको देखने को मिलता है। और जब भी हम नेचर को देखते हैं, बायोडाइवर्सिटी को देखते हैं, तो ऑब्वियसली वी गेट अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपने देखा होगा जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है लोग घूमने निकल जाते हैं। व्हाई? बिकॉज नेचर इज वेयर आवर रियल प्लेसेस। ये जो हमने करोड़ों के घर लेकर बना रखे हैं ना, दे आर नॉट रियल प्लेसेस टू स्टे। हम भागते हैं इन घरों से ऑफिस में, रिवर्स पे, या अलग अलग आपके अलग अलग लोकेशंस पे। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें होनी चाहिए बायोडाइवर्सिटी की। सो आवर अर्थ इज अ ट्रेजर हाउस ऑफ एक्सेप्शनल बायोलॉजिकल वेल्थ। आप सोच नहीं सकते इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारे अर्थ पे है। और हमें जो पता है ना वो बहुत कम है, बहुत ही कम बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमें पता है। कितना कम है पता है हमें? तो देखो, ऐसा कहा जाता है कि 8.7 मिलियन स्पीसीज अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो 8 मिलियन इज इक्वल टू 80 लाख, और ऊपर के 7 मतलब टोटल 87 लाख अलग अलग स्पीसीज ऐसा समझा जाता है कि हमारे अर्थ में एग्जिस्ट करती है। लेकिन हमें कितनी पता है? वी नो ओनली 12 लाख स्पीसीज। तो हमें हमारे खुद के अर्थ के बारे में कितना कम पता है ना, बिकॉज वी आर बिजी विथ योर ओन लाइफ। ह्यूमन इज वन ऑफ द मोस्ट सेल्फिश एनिमल ऑन द अर्थ।
So our Earth is a treasure house of exceptional biological wealth whose distribution ranges from high mountain peaks to the deepest ocean depths as well as from the tropical regions to the polar areas. आप देख सकते हो वो ट्रॉपिकल रीजन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो पोलर रीजन का टेम्परेचर कम होता है. हाई माउंटेन पीक पे अलग क्लाइमेट होता है. डीप ओशन ट्रेंच जिसे कैन यू टेल मी द नेम ऑफ डीपेस्ट ओशन ट्रेंच ऑन द अर्थ? The deepest ocean trench on the earth is Mariana Trench. आपको हम शो कर देते हैं where exactly this Mariana Trench is located. This is Mariana Trench. It is located in Pacific Ocean. This is the deepest trench on the earth. ठीक है, तो माउंटेन पीक से लेकर तो डिपेस्ट ट्रेंचेस लाइक मरियाना ट्रेंच तक आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी. आप कहोगे सर इन ट्रेंचेस में इतनी डीप में क्या मिलेगा? तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज दैट यू कैन फाइंड इन दीज ट्रेंचेस. सो दिस इज द मरियाना ट्रेंच, डिपेस्ट प्लेस इन ऑन अर्थ. जैसे माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट प्लेस ऑन अर्थ है, उसी तरह मरियाना ट्रेंच डिपेस्ट प्लेस ऑन दी अर्थ है. तो हमें बायोडाइवर्सिटी कहाँ कहाँ से मिलती है? तो वी कैन फाइंड एक्सेप्शनल बायोलॉजिकल वेल्थ from the high mountain peaks to the deepest ocean depth as well as from the tropical regions to the polar areas. And you already know ki how much biodiversity we actually know. The distribution of species is however not even around the world. Yes, obviously if you go to the desert of Thar, that is Rajasthan, so biodiversity is less. But instead if you come to the northeast India, that is in Guwahati and surrounding areas, you will find enormous amount of biodiversity. And if you go to the plateau region of India, जिसे हम छोटा नागपुर प्लेटू, बाघेलखंड, बुंदेलखंड कहते हैं, तो you will find lesser amount of biodiversity there. There is a different amount of biodiversity in Himalayas, in coastal plains. So biodiversity is not evenly distributed around the world. Some regions possess a high concentration of endemic species that are not found anywhere else on the planet, and some regions possess biodiversity which is very less or even nil. नील भी होती है बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, आगे चलते हैं. मोर ओवर द अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी इज फेसिंग सीवियर थ्रेट्स फ्रॉम वेरियस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज. इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको नॉर्थ ईस्ट के से बढ़िया एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेगा. सी, अभी हमने क्या देखा? आवर अर्थ हैज बायोडाइवर्सिटी फ्रॉम माउंटेन पीक टू द ट्रेंचेस. Our earth has biodiversity from tropical areas to the polar regions. Our earth has unevenly distributed biodiversity. But wherever that biodiversity is, even or uneven, it exists. That is very important. But since the population of human is increasing, can you tell me what is the population of humans? अभी human की population कितनी है? It is close to 8 billion. 1 billion is equal to 100 crore. So 8 billion is equal to 800 CR. That is the population of humans on earth. And because of this increasing population, because of industrial development, because of development of infrastructure, इन सब रीजन से हो क्या रहा है? जो बायोडाइवर्सिटी है वो डिस्ट्रॉय हो रही है. ये जो टर्म है ना, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन. Anthropogenic activities. This term is used for the activities of human. So it is because of the human activities, because of the anthropogenic activities, biodiversity on earth is facing severe threats. तो अब तक हमने क्या क्या देखा? पहले हमने देखा कि our earth has enormous amount of biodiversity ranging from mountain peak to trenches and from tropical areas to polar regions. Our earth has close to 87 lakh different species of plants and animals, but only 12 lakh species are known to us. Means more than you can say 60% biodiversity is not even known to us. Then हमने देखा, though there is biodiversity, but this biodiversity is under severe threat. और उसे threat किससे है, डर किससे है? तो threat is because of anthropogenic activities. This unequal species distribution together with the concern about the high biodiversity loss has led to the identification of specific areas where high levels of both biodiversity and threats
to the same exist simultaneously. तो हमने देखा कि बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, बट दैट बायोडाइवर्सिटी इज अनइवनली स्प्रेड and there is a threat to the biodiversity. Now see, wherever there is a very high concentration of biodiversity such as Western Ghat, Himalayas, Andaman Nicobar, Lakshadweep and Northeast India, यहाँ पे हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, बट इस बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट भी है। तो जहाँ पे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी वहीं पे बायोडाइवर्सिटी को ज़्यादा थ्रेट होगा कि नहीं? सो we identified such areas which are very rich in biodiversity, but also biodiversity in these areas is threatened. तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये जो टर्म है ना, हम उन एरियाज के लिए यूज करते हैं जो दो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। पहला, these areas have rich biodiversity, इन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है, ये पहला क्राइटेरिया। एंड सेकेंड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है लेकिन दैट बायोडाइवर्सिटी इज थ्रेटन्ड, उस बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट है। और वो थ्रेट किसकी वजह से? मेनली बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज। इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड इफ यू लुक अराउंड you can see there is so much development going on in northeast India. Even जो हमारा latest IFSR रिपोर्ट आया है, इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट भी जो फॉरेस्ट का डिक्लाइन है ना, उसमें आपको मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया की ही स्टेट दिखेगी। In most of the northeastern states, the percentage or area under forest is declining. Why? Because developmental activity is going on in northeast India. That is this. And plus northeast India is rich source of biodiversity. तो अब मुझे बताओ, मैं आगे जाने से पहले आपको एक important point पूछना चाहता हूँ। पहला, the first point, do we have rich biodiversity on earth? Answer is yes. Fine. Is there any threat to this rich biodiversity? Answer is yes. So to deal with this issue, what we did, we identified areas which have rich biodiversity and this rich biodiversity is threatened. तो ऐसे areas को हमने नाम क्या दिया? Biodiversity hotspot. So when you use the term biodiversity hotspot, you are not only talking about rich biodiversity, you are actually talking about an area which is rich in biodiversity and biodiversity in that area is threatened. So the following article discusses these areas called biodiversity hotspots and the importance of conserving such places for securing our global biodiversity. Remember, if we do not protect biodiversity, if we do not conserve biodiversity, there are issues. Even survival of humans is completely dependent on the biodiversity. And if you destroy biodiversity, humans cannot survive. Humans will be killed. Clear? So, देखिए, so अब हम आ गए एक्चुअल टॉपिक पे। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर बायोजियोग्राफिक रीजन्स। इसका मतलब क्या होता है? when you divide earth into different areas depending upon the biodiversity and geographical formation, biodiversity and geography, इनके बेस पे जब आप अर्थ के अलग अलग एरियाज को डिवाइड करते हो ना, तो उसे हम कहते हैं बायोजियोग्राफिक रीजन्स। तो व्हाट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? Biodiversity hotspots are biogeographic regions that have the richest and the most threatened reservoirs of plant and animal life on earth. You already know this. Second point, these regions have been identified as some of the world's most important ecosystems that are home to high number of endemic species that also provide crucial ecosystem services for the benefit of humans. Now here another word, the word is endemic. अब आपको endemic का मतलब समझना है, ठीक है? Endemic का मतलब क्या होता है? That belongs to that something that belongs to a particular geographical location.
For example, for example, you can find Fumdis in Manipur only. So Fumdis are endemic to Manipur, but Fumdi is not living. तो endemic term is used for living organisms such as plant or animal. इसका भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. If you want to check out घड़ियाल, आपको अगर घड़ियाल देखनी है तो you have to visit river गंगा और यमुना और महानदी और चंबल. You cannot find घड़ियाल्स in Godavari. You cannot find घड़ियाल्स in Krishna. You cannot find घड़ियाल्स in Kaveri. पेनिनसुलर रिवर में आपको नहीं मिलेगी. गंगा प्लेन में आपको घड़ियाल मिलेगी. तो घड़ियाल क्या हुआ? घड़ियाल इज एंडेमिक टू द प्लेन्स ऑफ गंगा. एंडेमिक का ये मतलब होता है. या फिर अगर आप और देखोगे, हैव यू एवर हर्ड दिस नेम केसर, कश्मीरी केसर? तो आपको पूरे इंडिया में अगर आपको केसर चाहिए तो यू हैव टू बाय दिस फ्रॉम कश्मीर. कहीं और केसर आता ही नहीं है. तो केसर इज एंडेमिक टू कश्मीर. या फिर आपने चिरू नाम सुना है? चिरू नाम का एक गोट होता है एंड यू कैन फाइंड दिस गोट ओनली इन तिबेट एंड लद्दाख. मतलब चिरू इज एंडेमिक टू लद्दाख एंड तिबेट, राइट? सो इस तरह के ये पॉइंट्स होते हैं, या ये टर्म एंडेमिक हम यूज करते हैं. इसका मतलब क्या है? when you say a particular plant or animal is endemic to a particular geographical location, it means you can find that plant or animal in that geography only and nowhere else on the earth. दुनिया में और कहीं नहीं मिलता. Originally from there. हम कभी कभी ये टर्म भी यूज करते हैं ना, endemic tribe. जैसे if you come to Assam, different tribals in Assam are endemic, but you know कि there are some populations in Assam which migrated from nearby areas to Assam. तो tribals are endemic because you belongs to here. यहाँ के ट्राइबल कहीं और मिलते हैं क्या? नहीं मिलते. You will find them only in Assam. तो I hope you understood the meaning of biogeographic region and endemic both. समझ में आ गया? What is the meaning of biogeographic region and what is the meaning of endemic? इन दोनों का मीनिंग आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये बताओ. यस, अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में यस सर बस बोलना है. ठीक है, आगे चले. सो अब आपको पता है कि आवर अर्थ हैज रिच बायोडाइवर्सिटी, बट दिस बायोडाइवर्सिटी इज अंडर थ्रेट. सो टू कंजर्व दिस बायोडाइवर्सिटी वी आइडेंटिफाइड एरियाज ऑन द अर्थ. कैसे एरियाज हमने आइडेंटिफाई किए? दोज एरियाज विच आर रिच, विच हैव रिच बायोडाइवर्सिटी एंड दिस रिच बायोडाइवर्सिटी इज अंडर थ्रेट. तो ऐसे एरियाज को हमने नाम क्या दिया? वी कॉल्ड देम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ओके, एंड दीज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैव very high number of endemic species of plants as well as animals. चले आगे. The total combined area of the world. तो अब यहाँ पे आपको एक तो कंसेप्ट क्लियर हो गई, what is biodiversity hotspot. क्लियर? Is it clear to everyone what is biodiversity hotspot? दूसरी कंसेप्ट भी आपको अभी हम बता देते. इट इज अ फैक्ट, कंसेप्ट नहीं है, कि पूरे दुनिया में हमने कहा था ना कि वी हैव आइडेंटिफाइड एरियाज ऑन अर्थ विच हैव रिच बायोडाइवर्सिटी एंड विच आर थ्रेटन्ड. सो ऐसे हमने कितने एरियाज आइडेंटिफाई किए? वी आइडेंटिफाइड 36 एरियाज. सो देयर आर टोटल 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑन अर्थ and total area occupied by them was 15.7%. However, due to extreme habitat loss, as you know, every biodiversity hotspot or biodiversity in every biodiversity hotspot is under threat. So, however, due to the extreme habitat loss in these regions, as a result of the anthropogenic activities, the combined area of all the global hotspots currently covers only 2.5%. तो देखो, पहले एरिया 30 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट 36 ही है, लेकिन पहले एरिया कितना कवर था? 15.7%. और अब कितना है? 2.4%. कम हुआ कि नहीं? कम हुआ कि नहीं एरिया? because these biodiversity hotspot or biodiversity in these biodiversity hotspot is threatened. That's why area kam hua, right? So, however, due to the extreme habitat loss in these regions as a result of the anthropogenic activities, the combined area of all the global hotspots
currently covers only 2.4% of the Earth's land area and accounts for about 35% of world's ecosystem services. देखो अलग अलग तरह की सर्विसेज हमें इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है, मैं आपको वो भी शो कर देता हूँ, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम, it is important in your environment and ecology. ये आपको विकिपीडिया पे ही मिल जाएगा। क्या नया आ गया, सिंपल इंग्लिश विकिपीडिया, हमें स्ट्रॉन्ग इंग्लिश विकिपीडिया चाहिए। तो हियर इफ यू कैन सी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम, मैं सिर्फ नाम बताऊंगा। इकोसिस्टम प्रोवाइड्स रेगुलेटिंग सर्विसेज, इकोसिस्टम प्रोवाइड्स प्रोविजनिंग सर्विसेज, इकोसिस्टम प्रोवाइड्स कल्चरल सर्विसेज, इकोसिस्टम प्रोवाइड्स सपोर्टिंग सर्विसेज, राइट। रेगुलेटिंग में क्या आता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड एयर। प्रोविजनिंग में क्या आता है, फूड, क्रॉप्स, वाइल्ड फूड एंड स्पाइसेस। देन कल्चरल सर्विसेज में क्या आता है, बुक्स, फिल्म्स, पेंटिंग, फोल्कलोर, नेशनल सिंबल्स, एडवर्टाइजिंग, स्पिरिचुअल एंड हिस्टोरिकल। एंड आपका जो सपोर्टिंग सर्विसेज है इसमें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, प्राइमरी प्रोडक्शन, सॉइल फॉर्मेशन, हैबिटेट प्रोविजन, ये सब आता है। सो यूपीएससी ने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में ऑलरेडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज पे क्वेश्चन पूछा है, तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दिस। ओके फाइन, लेट्स गो अहेड। सो these biodiversity hotspot, they cover only 2.5% land area, but they provide 35% of ecosystem services to the world. So aren't they are very important for humans? Obviously, if we do not protect these biodiversity hotspot, that will ultimately lead to the extinction of humans. That's why we are working on biodiversity conservation, ठीक है। these regions support these regions support more than 1,50,000, that is up to about 50% of the global vascular plant species and 42% of all vertebrate species as endemic। अब यहाँ पे दो टर्म आ गई, एक आ गई वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट का सिर्फ एक ही पॉइंट आपको याद रखना है, ऐसे प्लांट जिनमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू होते हैं या स्पेशल टिश्यू होते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट। एवरी प्लांट विथ स्पेशल टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट हम क्या कहते हैं उसे, वी कॉल देम वैस्कुलर प्लांट, ठीक है। स्पेशल टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट होते हैं उनमें, जैसे कि जाइलम होता है। जाइलम इज अ स्पेशल टिश्यू इन प्लांट that is involved in the transport of water, and phloem होता है। phloem is a special type of tissue in plant that is involved in the transport of food। water और food इनके transport के लिए ये दो tissues है and they are present in those plant जिनको हम कहते हैं vascular plant। और vertebrates का मतलब क्या होता है, ऐसे animal जिनको vertebral column है, जैसे हम हैं, हमें है कि नहीं वर्टिब्रल कॉलम। पीछे अगर जाकर आप टच करो अपने पीठ को तो आपको दिखेगा मिडल ऑफ योर बैक में वर्टिब्रल कॉलम, जिसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो दोज हु हैव वर्टिब्रल कॉलम वी कॉल देम वर्टिब्रेट, एंड दोज हु हैव स्पेशल टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट लाइक जाइलम एंड फ्लोएम वी कॉल देम वैस्कुलर टिश्यू। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जो 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, विच कवर ओनली 2.4% लैंड एरिया ऑफ अर्थ but provide 35% ecosystem services. They have 50% vascular plant of the world and 42% vertebrate species in the world as endemic. So now you will guess the intensity of endemism in biodiversity hotspot. चलिए आगे, चलिए, good. It has been estimated that about 3608 amphibians, तो ये नंबर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, वर्टिब्रेट्स, वैस्कुलर प्लांट, ये सब आपको क्या मिलते हैं, एंड एज अ एंडेमिक मिलते हैं। कहाँ पे, कहाँ पे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में। एज पर द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज that have been prepared by IUCN, more than 79% of the threatened amphibians, 63% of the threatened birds,
and 60% of the three-eternal mammals can be found exclusively within these hotspot. तो हम यहाँ देख रहे हैं ये जो 36 biodiversity hotspot है that cover 2.5% of land area, 35% ecosystem services. They have one of the richest biodiversity, but they also have those biodiversity which are threatened. 63% average 60% बायोडाइवर्सिटी इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज थ्रेटन्ड। और यही तो क्राइटेरिया है ना इनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहने का कि दे शुड हैव रिच बायोडाइवर्सिटी और एंडेमिक as well as the biodiversity in these areas should be threatened because of anthropological activities. The current population data also shows that about 2.8 billion people reside in the hotspot regions and are dependent on these forest areas for their survival. हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप यहाँ देख रहे हो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कवर वेरी लेस एरिया ऑन द अर्थ बट दे हैव रिच population or diversity of vascular plant, of vertebrate, of amphibians, of reptiles, of birds, of mammals, and including they support more than 2 billion people, मतलब 200 करोड़ humans को भी ये क्या करते हैं सपोर्ट करते, बिकॉज दे प्रोवाइड 35% इकोसिस्टम सर्विसेज। यही से तो हमें खाना सब कुछ मिलता है, राइट। आगे चलते हैं। अब आप देखो मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक्सप्लेन की। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, देन हाउ इट इज इम्पॉर्टेंट, हाउ इट सपोर्ट्स द ह्यूमंस एंड द प्लांट एंड एनिमल। अब ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये कंसेप्ट पहली बार किसने न्यूज में आई या सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की? तो देखो ये नाम आपको स्टेट सर्विसेज के लिए याद रखना है, यूपीएससी के लिए नहीं। आप जो भी एपीपीएससी, एमपीएससी, एनपीएससी, मिजोरम पब्लिक सर्विस कमीशन, मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन, किसी भी नॉर्थ ईस्ट के या फिर बाकी भी ऑल ओवर इंडिया जो भी स्टेट सर्विसेज दे रहे हो उसमें आपको याद रखना ये नाम कौन सा, नॉर्मन मायर्स। दिस नेम इज इंपॉर्टेंट। क्या है देखो, द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट नॉर्मन मायर्स in its seminal article The Environmentalist, which was published in 1988. So the term biodiversity hotspot was first used by Norman Mayers and it was used for the first time in 1988. Remember these two facts for your state services examination. In this article, he identified 10 tropical forest hotspots as conservation priorities, which were characterized by an extraordinarily large number of endemic plant species found in relatively smaller areas, besides facing serious threats of habitat loss. तो जब इन्होंने पहली बार बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ये टर्म यूज की 1988 में, तो इनिशियली ही आइडेंटिफाइड ओनली 10 ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा एंडेमिक प्लांट की बायोडाइवर्सिटी थी, प्लस उनको थ्रेट भी बहुत ज़्यादा था। इसीलिए in 1990 the article was revised and thoroughly analyzed by Mayers and other researchers, culminating into फिर 1990 में इन्होंने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था हॉटस्पॉट्स, अर्थ्स बायोलॉजिकली रिचेस्ट एंड मोस्ट एंडेंजर्ड टेरेस्ट्रियल इको रीजन्स। हॉटस्पॉट, अर्थ्स बायोलॉजिकली रिचेस्ट एंड मोस्ट एंडेंजर्ड टेरेस्ट्रियल इको रीजन्स देख लेते हैं, है ना। ये आर्टिकल इन्होंने लिखा, बड़े बड़े काम किए इन साइंटिस्ट ने, हमारे लिए स्टडी बढ़ाकर रख दिया, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट ना, स्टडी भले ही बढ़ाकर रखने दीजिए इनको, डजंट मैटर। दिस वॉज द आर्टिकल रिटन इन 1990 बाय मेयर्स एंड अदर साइंटिस्ट। फिर सबने मिलकर ये आर्टिकल लिखा। हॉटस्पॉट जर्नल ऑफ मैमोलॉजी में लिखा है, ऑक्सफोर्ड एकेडमिक में। क्या है? Hotspot, Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions, written in 1990। ये पूरा आर्टिकल हमें पढ़ने की ज़रूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आप में मैंने शेयर किया, नहीं तो हमारे लिए इतना ज़रूरी है। अब इस स्लाइड से आपको क्या याद रखना है, दैट द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वॉज फर्स्ट गिवन बाय नॉर्मन मायर्स इन 1988
and it was formalized in 1990 by Mayer and other researchers in 1990. That's it. ओके आगे चलो नाउ अब नॉर्मन मेयर्स ने 1988 में बता दिया बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, लेकिन करंटली who announces biodiversity hotspot, who manages biodiversity hotspot, who deals with the concept of biodiversity hotspot, तो वो है कंजर्वेशन इंटरनेशनल। नॉर्मन मेयर्स ने तो बस कंसेप्ट बताकर छोड़ दिया, ठीक है। कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने उस पर काम कर रही है अभी। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन इंटरनेशनल, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अ रीजन मस्ट मीट टू स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज। तो कंजर्वेशन, अभी अगर आपको किसी भी रीजन को दुनिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करना है तो आपको किसे अप्रोच करना पड़ता है? यू हैव टू अप्रोच कंजर्वेशन इंटरनेशनल। मैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर जा रहा हूँ आपको, इंटरनेशनल, इन्हें अप्रोच करना पड़ेगा आपको, ओके। और फिर ये दो क्राइटेरिया यूज करके डिसाइड करती है whether to give the status of biodiversity hotspot to a particular region or not, ठीक है। अब वो दो क्राइटेरिया आपको ऑलरेडी पता है। देखो, प्रोटेक्ट नेचर फॉर क्लाइमेट, नेचुरल क्लाइमेट सॉल्यूशंस आर एट द हार्ट ऑफ अवर, मतलब ओशियन कंजर्वेशन एट स्केल। क्या कर रही है कंजर्वेशन इंटरनेशनल? ये कर रही है प्रोटेक्ट नेचर, देन ओशन कंजर्वेशन एट स्केल, देन एक्सपांडिंग प्लैनेट पॉजिटिव इकोनॉमीज, ठीक है। ये सब काम कंजर्वेशन इंटरनेशनल कर रही है किसके थ्रू? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के कंसेप्ट के थ्रू। इफ यू गेट टाइम, डू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कंजर्वेशन इंटरनेशनल, फाइन। सो अब वो दो क्राइटेरिया कौन से जो आपको ऑलरेडी पता है? पहला क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्राइटेरिया, द नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज। If you want to recognize a particular region as biodiversity hotspot, the region must comprise over at least 0.5% or 1500 endemic vascular plant। तो आप अगर कोई रीजन लेकर गए तो उस रीजन में पहली बात तो एटलीस्ट 1500 ऐसी वैस्कुलर प्लांट की स्पीसीज होनी चाहिए which are endemic to that region and you cannot find them anywhere else। कितनी? 1500 वैस्कुलर प्लांट स्पीसीज। ये पहला क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन इंटरनेशनल टू डिक्लेयर अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, टू डिक्लेयर अ रीजन एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सेकेंड, it has been found that these vascular plants are critical for the ecosystem sustainability since they allow the circulation of photosynthetic products, water and minerals, fine। दूसरा क्राइटेरिया है डिग्री ऑफ थ्रेट। द रीजन मस्ट हैव लॉस्ट एट लीस्ट 70% और मोर ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट। इसे हम कहते हैं कि एटलीस्ट 70% बायोडाइवर्सिटी शुड बी लॉस्ट। तो रह कितनी गई होगी? 70% बायोडाइवर्सिटी शुड बी लॉस्ट। या फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हो, ओनली 30% बायोडाइवर्सिटी इज लेफ्ट। कितनी बायोडाइवर्सिटी रह गई है? ओनली 30% बायोडाइवर्सिटी इज लेफ्ट। यूपीएससी ने ना इस पे एक प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा था? देखो, कैन वी यूज species richness as a criteria to declare a particular area as biodiversity hotspot? Answer is yes. Second, can we use endemism as a criteria to declare a particular biodiversity hotspot as biodiversity hotspot? Yes. Can we use threat perception as a criteria to declare a particular area as a biodiversity hotspot? Answer is yes. ये यूपीएससी ने दिया था। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दीज टू क्राइटेरियाज, फर्स्ट इज द नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड नंबर इज डिग्री ऑफ थ्रेट। यहाँ पे ये तीनों टर्म एक्चुअली उन्होंने यूज नहीं की है, बट यूपीएससी हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय यूजिंग दीज थ्री टर्म्स। तो आंसर इज यस, तीनों। थ्रेट परसेप्शन में 70% से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी लूज होनी चाहिए। स्पीसीज रिचनेस में इट शुड बी रिच विद बायोडाइवर्सिटी, लेकिन कितनी? एटलीस्ट 1500 स्पीसीज ऑफ वैस्कुलर प्लांट शुड बी एंडेमिक टू दैट रीजन। सो ये तीन क्राइटेरिया भी याद रखो टू डिक्लेयर अ पर्टिकुलर रीजन एज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये ऐसे ही स्लाइड में आपको रेडीमेड मिल जाएगा, ओके, ऐसे ही मिल जाएगा, फाइन। चलिए आगे, शुड वी गो अहेड?
Obviously, we should. And yes, indeed, we are going ahead. Let me just keep it. Keep कर दिया मैंने. Now we are going ahead. तो अब आपको पता चला what is biodiversity hotspot, who gave the concept of biodiversity hotspot, who declares biodiversity hotspot today, and what is the criteria to declare a biodiversity hotspot. कितना easy है. अब आगे चलिए. However, many hotspot regions exceed these two criteria. For example, tropical Andes and Sundaland have more than 1500 endemic plant species, but 95% vegetation is lost. तो fine, no issue. फिर भी आप उसको biodiversity hotspot ही कहोगे. As estimated by Conservation International, a total of 36 areas around the world meet the above two criteria and are therefore are considered to be biodiversity hotspot. So today we have 36 biodiversity hotspot on earth. तो मुझे बताइए ये किसने डिक्लेयर किए. These biodiversity hotspots are declared by Conservation International. ये कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने डिक्लेयर किए है. बट द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज गिवन बाय द कंसेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज गिवन बाय नॉर्मन मेयर्स. आगे चलो. सो दीज आर द 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑन द अर्थ फॉर आवर यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन. नेम्स ऑफ ऑल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर नॉट important. Only you need to remember the biodiversity hotspot in India. So remember there are total 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया. कितने हैं इंडिया में? 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. नंबर 1 द हिमालयाज, नंबर 2 इंडो बर्मा, नंबर 3 सुंदालैंड एंड नंबर 4 वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका. सो देयर आर टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया. ये पॉइंट याद रखो. ठीक है, मैं आपको ऐड कर देता हूँ एक स्लाइड. So remember there are total 4 biodiversity hotspot in India, and what are those? Number 1 the Himalayas, number 2 Indo-Burma, number 3 Sundaland, and number 4 Western Ghat and Sri Lanka. These are the 4 biodiversity hotspot in India. ये आपको प्रीलिम्स के लिए याद रखना है. ठीक है, अब इनके थोड़े डिटेल में हम जाते हैं. आपको एक ही जगह पे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बतानी पड़ेगी. देखिए आपके अभी गुवाहाटी में जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है ना, दिस इज द ब्रह्मपुत्रा रिवर. या फिर मैं ब्लू पेन लेता हूँ. दिस इज द ब्रह्मपुत्रा रिवर, राइट. तो रिमेंबर Brahmaputra river forms the boundary between Himalayan biodiversity and Indo-Burma biodiversity. मतलब आपकी जो नॉर्थ गुवाहाटी है ना, नॉर्थ गुवाहाटी इज पार्ट ऑफ हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. लेकिन साउथ गुवाहाटी जिसमें अभी हम बैठे हुए हैं, इट इज पार्ट ऑफ इंडो-बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. सो द रीजन in the north of Brahmaputra, even if that region is in northeast India, is part of Himalayan biodiversity hotspot, and region that is south of Brahmaputra river, that is in northeast India, that is part of Indo-Burma biodiversity hotspot. वेस्टर्न घाट तो आपको पता है. 5 इंडियन स्टेट है जिसमें वेस्टर्न घाट आपको मिलेगा. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. सॉरी 6. गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु. ये 6 इंडियन स्टेट एंड श्रीलंका. तो ये कैसा हुआ? वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका क्रॉस ट्रांस बाउंड्री बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हुआ. इंडो बर्मा भी ट्रांस बाउंड्री है बिकॉज म्यांमार और इंडिया में है. हिमालयन भी ट्रांस बाउंड्री है बिकॉज हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में चाइना आता है, भूटान आता है, नेपाल आता है, पाकिस्तान आता है, अफगानिस्तान आ जाता है. और सुंदा लैंड जो है ना, इसमें देखो जो आपका अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, इसमें से जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है दैट इज पार्ट ऑफ इंडो बर्मा, एंड जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है दैट इज पार्ट ऑफ सुंदा लैंड.
तो सुंदालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में है, लेकिन कितना? ओनली निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड इज पार्ट ऑफ द सुंदालैंड. अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड इज पार्ट ऑफ इंडो बर्मा. क्लियर? सो ये हो गए आपके 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया. तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया बच्चों? हमने डिस्कस किया व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, who gave the concept of biodiversity hotspot, what is the criteria to declare a particular region as a biodiversity hotspot, and currently who declares biodiversity hotspot, how many biodiversity hotspots are present in India? 4. Names: the Himalayas north of Brahmaputra, Indo-Burma south of Brahmaputra, Sundaland, only Nicobar group of islands, Western Ghat and Sri Lanka. So these are the 4 biodiversity hotspots in India. So that's it from my side for the today guys. तो ये हमारा IQ सिविल्स एकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है. आपको क्या करना है, इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि अभी जो मैंने पढ़ाया ना ये PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. आपको IQ सिविल्स एकेडमी में ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस के लिए अगर एडमिशन लेना है तो यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर्स फॉर योर रजिस्ट्रेशन, ताकि आप अपनी सीट बुक करके रख सको. So that's it from my side guys. Thank you very much. Bye bye. Take care. Sayonara. See you soon.